नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है गुरुवार और डेट है सितंबर 28, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ आज हम कवर करने जा रहे हैं। मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स अफ्स्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। ये अफ्स्पा से होने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट स्वामी सत्संग भवन टू मेंटेन स्टेटस क्वो ऑन लैंड टिल अक्टूबर 5। ये आगरा से रिलेटेड न्यूज़ है। एक ड्रॉइंग द लाइन इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट ए ट्रिगर फॉर पैनिक। ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन से होने जा रहा है। टाइमलेस क्वेस्ट, ये बेनू एक एस्ट्रॉयड है उसके अंदर से होने जा रहा है। वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा टाइगर के ऊपर से होने जा रहा है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मलयालम सर्वाइवल ड्रामा 2018 इज ए इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री दिस ईयर। तो एक मूवी है, मलयालम मूवी है और इसे इंडिया की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप 20% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट है। इंडियन नेवी टू अनवील स्वावलंबन 2.0 नेक्स्ट वीक सेज वाइस चीफ। अल्ट्रा लॉन्ग जी सेक्स टू सी गुड डिमांड फ्रॉम इंश्योरेंस पेंशन फंड्स इन H2। अब यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिल रही है। एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन डाइज एट 98। तो हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो कृपया पूरी वीडियो को देखें। आगे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये MS स्वामीनाथन हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आज इनकी मृत्यु हो गई और ये 98 ईयर्स के थे। हम देख लेते हैं MS स्वामीनाथन जी के बारे में। तो इनका पूरा नाम है मोनकोम्बू सामासिवन स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई है आज। ये एक इंडियन एग्रोनॉमिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, प्लांट जेनेटिक्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी ये करते थे। अब इन्होंने अपनी जो डिग्रीज कंप्लीट की थी अपनी लाइफ टाइम में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वांगेंगन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डिग्रीज ये होल्ड करते थे अपने साथ। अब इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में टीचर की तरह से काम किया, रिसर्चर की तरह से काम किया, साथ ही रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम किया 1954 से 1972 तक। इसके बाद इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डायरेक्टर जनरल का पद भी संभाला 1972 से 1980 तक, और साथ ही साथ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल भी रहे 1982 से 1988 तक। अब इन्हें माना जाता है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, इन्हें विश्व के ऊपर माना जाता है कि ये ग्लोबल लीडर थे ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू करने के लिए। और जो भारत का ग्रीन रिवॉल्यूशन इनिशिएटिव था उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू करने में 1960s के टाइम पर जो चालू हुआ था। अब इन्हें जो पुरस्कार मिल चुके हैं तो हम देख लेते हैं। पद्मश्री इन्हें मिला चुका है 1967 में, रैमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें 1971 में मिला है, पद्म भूषण 1972 में इन्हें मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज भी इन्हें मिल चुका है 1987 के अंदर, और पद्म विभूषण भी इन्हें मिला है 1989 के अंदर। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहती थी। और 1999 में ये 3 में से एक भारतीय थे जो टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियन पीपल की लिस्ट में शुमार थे। इनके साथ थे महात्मा गांधी और टैगोर। अब आप यहाँ और देख सकते हैं कि स्वामीनाथन जो ये थे, इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक एफर्ट ऐसे भी किए जिनमें इन्होंने बाकी साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया पाकिस्तान को बहुत फेमाइन से इन्होंने बचाया 1960 के टाइम पे। मैंने आपको बता दिया कि जो भारत के अंदर
ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हुआ था तो उसके फादर भी इन्हें कहा जाता है, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। अब इनकी जो लीडरशिप थी डायरेक्टर जनरल की तरह इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, तो इन्हें फर्स्ट फूड प्राइज भी मिला जिसे हम वर्ल्ड फूड प्राइज कहते हैं, ये 1987 के अंदर इन्हें मिला। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महान पर्सनैलिटी रहे हैं अपने जीवन में। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी कहलाते हैं, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस भी की हैं फूड के ऊपर। अब आपको यहाँ देख लेना है कि इन्हें कितने सारे, करीबन 25 से ज़्यादा नेशनल अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं और 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स इनके पास हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, इनका कल 27 सितंबर को 116वां बर्थ एनिवर्सरी था। तो हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, सरदार भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। आप जब अपनी हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट करेंगे तो आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर सरदार भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। तो सरदार भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के अंदर पंजाब प्रोविंस में लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांगा गांव में हुआ था। इनके पिताजी, साथ ही साथ इनके चाचा और इनके फैमिली के बहुत सारे लोग पैट्रियोटिक थे, पहले से ही वो अंग्रेज़ों के खिलाफ रिवॉल्यूशन एक्टिविटी में पार्ट लेते थे, तो इससे इन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिली। इनके फादर और इनके जो चाचा थे, इनसे ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए। साथ ही साथ जो करतार सिंह सराभा थे और लाला लाजपत राय थे, ये बहुत बड़े नेता थे उस टाइम के पंजाब एरिया में, तो ये उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इसके बाद 1928 में दिसंबर के अंदर भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने एक 21 साल के ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गोली मारकर, जिसका नाम था जॉन सॉन्डर्स। लेकिन ये उसकी हत्या करना नहीं चाहते थे, ये गए थे जेम्स स्कॉट की हत्या करने, लेकिन गलती से इन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी 1928 में, क्योंकि लाला लाजपत राय की इससे पहले मौत हो गई थी एक लाठीचार्ज के दौरान, तो ये उसी का बदला लेने जा रहे थे जेम्स स्कॉट से। अब इन्होंने इसके बाद क्या किया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस समय पर दिल्ली के अंदर, वहां पर इन्होंने जाकर एक सिंबॉलिक बॉम्बिंग की। वहां बॉम्ब ऐसा नहीं फोड़ा कि किसी की जान माल का नुकसान हो, बजाय इन्होंने दिखाया कि हम इतना हौसला रखते हैं अपने अंदर कि हम यहाँ तक बॉम्ब लेकर पहुंच सकते हैं और जो चाहें हम वो कर सकते हैं। अब इन्हें इसके बाद अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट के दौरान जेल में इन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी और ये कुछ भी नहीं खाते थे, बहुत दिनों तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया जेल के अंदर। उसके बाद 23 मार्च 1931 में जब इनकी उम्र 23 साल थी तब इन्हें फांसी की सजा दे दी गई और वहाँ ये शहीद हो गए। अब इन्होंने इसके बाद इनकी जो फांसी की सजा हुई उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नॉन वायलेंट मूवमेंट था वो भी आगे जाकर कुछ आइडियाज़ भगत सिंह के इस रिवॉल्यूशनरी स्टेप से लेता है और आगे बहुत आगे चलकर हमें 1942 के टाइम पे जब अगस्त क्रांति शुरू हुई थी उस टाइम पर हमें देखने को मिलता है सरदार भगत सिंह की आइडियोलॉजी वहाँ पर चलते हुए। अब इन्हें शहीद ए आज़म का टैग मिला हुआ है। शहीद ए आज़म का मतलब होता है द सुप्रीम मार्टियर। और क्यों मिला है तो आप ये जानते हैं कि इन्होंने 23 साल की उम्र में महज अपनी प्राणों की आहुति दी भारत की आज़ादी के लिए। आगे हम चलते हैं। पहली खबर, मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स अफ्स्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। सबसे पहले हम समझेंगे अफ्स्पा क्या है, उसके बाद हम न्यूज़ कवर करेंगे। तो द स्पेशल पावर्स आर्म फोर्स एक्ट, इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में अफ्स्पा। आर्म फोर्स का स्पेशल पावर एक्ट है ये जो भारत के अंदर दिया गया है। तो जब आज़ादी मिली थी भारत को उससे पहले ब्रिटिश के टाइम पे देखने को मिला था कि ब्रिटिश अपनी आर्मी को, जब ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी इंडिया की आर्मी, तब ब्रिटिश अपनी आर्मी को छूट देती थी बहुत ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर जाकर वो कुछ फैसले खुद से ले सकें, आर्मी के जो जवान होते हैं, और जाकर खुद से जो भी हालात बिगड़े हुए हैं जिस भी जगह के अंदर उसे सुधार सकें। और आज़ादी के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू 1947 में अफ्स्पा का रूल लाया गया और लेटर ऑन 1958 के टाइम में इसे एक्ट भी बना दिया गया। अब अफ्स्पा है क्या तो आप समझ लें कि ये आर्म्ड फोर्स, साथ ही साथ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स को, पुलिस फोर्स जो होती हैं उन्हें डिस्टर्ब एरिया में किसी को भी मार देने तक का इन्हें छूट होती है कि ये किसी को मार भी सकते हैं
और वहाँ पर कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स, वो ये चाहें तो उसे ये वॉयलेट कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर से। अब इन्हें जो ये पावर्स दी गई हैं आर्मी को और साथ ही साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को इस एक्ट के थ्रू दी गई हैं, और मेनली ये इसलिए दी जाती हैं ताकि कोई भी अगर ऐसा एरिया है जहाँ पर डिस्टर्बेंस है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर को ईजिली मेंटेन कर सकें। अब यहाँ पर हमें कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली है कि बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट साथ ही साथ जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन आर्मी द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है, साथ ही साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्स्पा को भारत के अंदर किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगाया हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी अफ्स्पा भारत के अंदर लगा हुआ है। ये बहुत पहले से लगता हुआ आ रहा है, 1958 के टाइम से ये एक्ट के अंदर से लगता है। उससे पहले 1947 के बाद से इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लगाया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि आज के टाइम पर कहां कहां अफ्स्पा हमें देखने को मिल सकता है। तो असम की कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागालैंड की कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अफ्स्पा अभी लगा हुआ है। और पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी अफ्स्पा लगा हुआ करता था, लेकिन अब ये हटा लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है, तो न्यूज़ क्या कह रही है कि मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स अफ्स्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। तो मैं आपको बता दूं कि क्या है। तो मणिपुर में करीबन पिछले 5 महीने से हिंसा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये हिंसा शुरू होने से पहले अगर हम पहले का टाइम देखें 2021-2022 का टाइम, तो उस टाइम भी अफ्स्पा वहाँ पर लगा हुआ था मणिपुर के अंदर। लेकिन 2022 के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि इसे ग्रेजुअली हटा लिया गया हिल डिस्ट्रिक्ट से, और जहां पर मीती समुदाय ज़्यादा रहता है, मणिपुर का जो मीती समुदाय है वहां ज़्यादा रहता है, उस जगह से हमें देखने को मिला कि धीरे धीरे अफ्स्पा को हटा लिया गया। लेकिन ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लागू था उसके बाद भी, और अब ये गवर्नमेंट का फैसला आया है कि हिल डिस्ट्रिक्ट में 6 महीने के लिए और अफ्स्पा का एक्सटेंशन मिल गया है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का एक्सटेंशन दे दिया गया है। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आर्मी का कहना था, जो इंडियन आर्मी है उसका कहना था कि अफ्स्पा को पूरे मणिपुर के अंदर लागू कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और गवर्नमेंट ने केवल जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर अफ्स्पा को लागू किया है, और जो मीती डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अफ्स्पा धीरे धीरे हटा लिया गया था वहां इसे लागू नहीं किया है। जबकि आर्मी कह रही है कि अगर हमें दोबारा से शांति चाहिए मणिपुर के अंदर तो हमें सब जगह अफ्स्पा लगाना पड़ेगा पूरे मणिपुर के अंदर। ये न्यूज से था, आप समझ चुके होंगे। हम आगे चलते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट स्वामी सत्संग भवन टू मेंटेन स्टेटस को ऑन लैंड टिल अक्टूबर 5। तो क्या होता है कि 24 सितंबर को सत्संग सभा जो कि आगरा में मौजूद है उसका क्लैश हो जाता है, किसके साथ? पुलिस के साथ। और पुलिस के साथ उसका क्लैश क्यों होता है कि जो पुलिस थी वो रेवेन्यू टीम के साथ पहुंची थी वहां पर, और पुलिस का कहना था कि जो सत्संग सभा है इसने कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, अपना आश्रम बना रखा है, साथ ही इलीगल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन बना रखे हैं वहां पर। तो पुलिस और रेवेन्यू टीम वहां पर इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने पहुंची थी, और इससे जस्ट पहले क्या हुआ कि जो सत्संगी थे वो सब पहुंच गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी पुलिस के साथ। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि करीबन 30 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद सत्संगी पहुंचते हैं हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर वो अपनी अर्जी देते हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं इस जगह के, और उसके बावजूद जो आगरा का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़बरदस्ती हमसे हमारी ज़मीन खाली करवा रहा है। अब आगरा के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना ये था कि ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है सत्संग भवन के स्वामी सत्संग भवन द्वारा, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने सत्संगियों की अर्जी मान ली और स्टेटस क्वो मेंटेन करने के लिए कहा। स्टेटस क्वो का मतलब है कि जैसा पहले था वैसा ही अभी कुछ दिन तक चलते रहने दीजिए, और 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी इस मुद्दे पर, और उसके बाद ही कोई फैसला हमें देखने को मिलेगा। आगे हम चलते हैं। ड्रॉइंग द लाइन, इंफॉर्मेशन एड्स पब्लिक सेफ्टी एंड इज नॉट ए ट्रिगर फॉर पैनिक। तो आप यहां सबसे पहले इमेजेस पे आ जाइए मेरे साथ। यहां पर आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है, और यहां पर ये उत्तराखंड में हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जोशीमठ का एक टाउन स्थित है। तो जोशीमठ में क्या देखने को मिला? इस साल के शुरुआत में 2023 के
खबर आई कि जो जोशीमठ है वो धंसने लगा है और बहुत सारे वहाँ के जो घर हैं, होटल हैं, उनमें दरारें पड़ गई हैं क्योंकि वहाँ के नीचे की ज़मीनें जो हैं वो धंस रही हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, साथ ही जो इंटरनेशनल मीडिया थी और हमारी इंडियन मीडिया थी, इसने भी इस मुद्दे को कवर किया। इस कवरेज के बाद उत्तराखंड की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 8 रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस को काम दिया कि वो आए उत्तराखंड और सर्वे करें और पढ़ें कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें लैंड सब्सिडेंस देखने को मिला है। हिंदी में हम लैंड सब्सिडेंस को कहते हैं ज़मीन का धंसना। तो क्या कारण है कि ज़मीन धंसना यहाँ पर हमें देखने को मिला है। कल का न्यूज़पेपर जिसने हमारे साथ कवर किया है, तो हमने कल के न्यूज़पेपर में पूरा कवर कराया है क्या क्या रिपोर्ट में आया था, किस इंस्टीट्यूट ने क्या रिपोर्ट किया है। अब यहाँ हम थोड़ा सा दोबारा कह देते हैं इस रिपोर्ट को, क्या क्या रिपोर्ट में आया है। लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये जब जांच करा ली जाती है 8 इंस्टीट्यूशंस द्वारा, तो इसका जो डाटा होता है उसे जो उत्तराखंड की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो अपने पास बचा कर रखती है और वो उसे पब्लिक नहीं करती है। इसके बाद जो पेटिशनर्स होते हैं वो उत्तराखंड की हाई कोर्ट पहुंचते हैं और उत्तराखंड की हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उत्तराखंड की, वो जाकर ये डाटा रिलीज करती है। अब ये जब डाटा रिलीज हुआ है तो इसमें पता चला है कि जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रुड़की में स्थित है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 99% कंस्ट्रक्शन जो रीजन में हुआ है वो बिल्डिंग कोड 2016 का कंप्लायंस में नहीं है और उसे नॉन इंजीनियर्ड तरीके से बनाया गया है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है जो रुड़की की, वो कहती है कि जो नेटवर्क है स्प्रिंग्स का, झरनों का, ड्रेनेज सिस्टम का, ये सब चीज़ें आकर जो लैंड सब्सिडेंस की घटना है इसे बढ़ा रही हैं। और ऐसे ही अलग अलग संस्थाओं ने, जैसे जो जियोलॉजी की संस्थान थी वो कहती है कि अर्थक्वेक के कारण और यहाँ की मिट्टी ऐसे होने के कारण, यहाँ मुराइनिक डिपॉजिट है इस वजह से यहाँ की ज़मीन जल्दी धंसती है। ऐसे अलग अलग संस्थाओं ने, 8 ने अलग अलग रीज़न दिए इन सब चीज़ों को बताने के लिए कि क्या कारण हो सकता है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो लोगों का शुरू में आरोप था कि तपोवन विष्णुगढ़ पावर प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा, उसकी वजह से ये सब क्रैक्स हमें देखने को मिले हैं। तो जो रिपोर्ट आई है एक हाइड्रोलॉजी की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की, तो उसने क्लीन चिट दे दिया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को वहाँ पर। अब ये एडिटोरियल में लास्ट में जाते जाते कहते हैं कि अगर ऐसे साइंटिफिक डाटा निकल कर आते हैं तो गवर्नमेंट को या एजेंसीज को उसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बजाय इसे पब्लिक लाइफ का पार्ट बना देना चाहिए ताकि और लोगों तक इस चीज़ की जागरूकता पहुंच सके। आगे हम चलते हैं। टाइमलेस क्वेस्ट, बेनू सैंपल कैन हेल्प ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द इमीडिएट। यह आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक एस्ट्रॉयड है, ये हमारे सौरमंडल का चक्कर काट रहा है और पृथ्वी के बहुत पास मौजूद है। तो ये एक कार्बोनेशियस एस्ट्रॉयड की कैटेगरी के अंदर आता है, इसका नाम रखा गया है बेनू। तो ये एक एस्ट्रॉयड है। अब नासा की तरफ से एक ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट बेनू के ऊपर भेजा गया ताकि वो यहाँ से जाकर सैंपल कलेक्ट कर सके। इसके बाद ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बेनू जो ये इसके स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है ओसिरिस रेक्स, इसी से ये फोटो ली गई है और इसने एक सैंपल कलेक्ट किया बेनू एस्ट्रॉयड के ऊपर से और ये 24 सितंबर को पृथ्वी के ऊपर इसने इसे ड्रॉप कर दिया। अब वो धीरे धीरे कैप्सूल जो है वो नीचे पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटी की मदद से आएगा और ये आकर लैंड हो गया कहाँ पर, ऊटा में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो ये एक नासा का मिशन था, आप समझ चुके होंगे। और ये करीबन 250 ग्राम रॉक लेकर आया है बेनू एस्ट्रॉयड से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों ऐसा किया है नासा ने, क्या जानने की कोशिश है यहाँ पर। तो जब बेनू का एस्ट्रॉयड है ये, तो ये भी इससे पहले ये और बड़ा होता था और माना जाता है कि पहले ये कभी पृथ्वी से पहले टकरा चुका है और उसके बाद ये इसका बचा हुआ भाग है जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये मरकरी है, यहाँ पर वीनस है, ये हमारी अर्थ है और ये आप साइकिल देख सकते हैं कि जो बेनू की साइकिल है वो अर्थ के कितने करीब है इसकी साइकिल। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये अर्थ पे टकरा भी सकता है, आगे चलकर 2178 से लेके 2290 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है कि ये जो बेनू एस्ट्रॉयड है ये जाकर पृथ्वी से टकराएगा और 24 सितंबर 2182 सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आकर पृथ्वी पर टकरा जाएगा। अब नासा इस चीज़ को पढ़ क्यों रहा है, तो नासा को पता है कि जब बेनू पहले पृथ्वी से टकराया था तो नासा का अनुमान है कि हो सकता है कि
बेनू के थ्रू ही जो पानी आया है या लाइफ आई है अर्थ के ऊपर, ये बेनू के थ्रू ही कभी आया हो। तो हम पुराने सैंपल्स, जो बेनू हमारा एस्ट्रॉयड है, ये बहुत पहले का बना हुआ है, इसकी एकदम ओरिजिनल रॉक है। तो इसकी रॉक को पढ़कर साइंटिस्ट को बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं एस्ट्रॉयड के बारे में, और हमारा यूनिवर्स कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में भी कंक्लूड किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि ये इसका जो स्पेसक्राफ्ट का नाम था तो ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, ये नासा द्वारा भेजा गया था, और ये 24 सितंबर को इसने कैप्सूल ड्रॉप किया पृथ्वी के ऊपर, और वो धीरे धीरे कैप्सूल आकर यूएसए के ऊटा शहर में गिरा। और इस जो कैप्सूल है इसके अंदर 250 ग्राम रॉक सैंपल है इस बेनू एस्ट्रॉयड का। आगे हम चलते हैं। वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। तो पहले मैं न्यूज़ बता देता हूँ, फिर हम टाइगर्स के बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो पहले आप न्यूज़ समझ लें कि करीबन 10 टाइगर, सबसे पहले आप देख लें कि नीलगिरी बात कहाँ की हो रही है, तो पश्चिमी घाटों की बात हो रही है। पश्चिमी घाट की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बहुत सारे टाइगर रिजर्व मौजूद हैं और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर पाए जाते हैं, जैसे कि मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व उसी के आसपास है, नदुवत्तम रेंज जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं वहाँ पर है, ये सब आसपास हैं। तो पाया गया कि करीबन 10 टाइगर जो हैं, बाघ जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, इनमें से 6 बच्चे और 4 वयस्क की मौत हो गई नीलगिरी के अंदर अगस्त के 15 तारीख के बाद से। तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद से अभी 28 सितंबर है, तो करीबन 10 टाइगर्स की मौत हो गई है। अब इस साल फरवरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राजस्थान से कुछ पोचर्स को अरेस्ट किया, जो टाइगर की पोचिंग की थी, जिन्होंने टाइगर को पोच किया था, शिकार किया था उसका टाइगर का। तो राजस्थान से ये पकड़ेगा, और ये राजस्थानी पोचर्स थे जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा नीलगिरी के। इसके बाद जो एजेंसियां हैं इनका मानना है कि जो पोचर्स हैं ये ही हो सकता है कि टाइगर को मार रहे हैं। ये जो टाइगर्स मरे मिले हैं, तो बहुत सारे तो ऐसे भी मामले मिले हैं जिनमें घायल हो जाने की वजह से मृत्यु हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले मिले हैं जहां पर जहर दे देने की वजह से भी मृत्यु देखने को मिली है। अब इसीलिए जो मुखूर्ती नेशनल पार्क है उसकी एंटी पोचिंग कैंपेन वहां पर शुरू कर दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप, जब मैं ये नाम बता रहा हूं आपको, तो आप भारत का नक्शा खोलेंगे और टाइगर रिजर्व देखेंगे भारत के अंदर, तो आपको कौन कौन सी टाइगर रिजर्व पता होनी चाहिए, कहाँ पर मौजूद है एग्जैक्ट जगह। तो सबसे पहले आपको देखना है नदुवत्तम रेंज कहाँ पर है मौजूद, उसके बाद मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए मुखूर्ती नेशनल पार्क। ये 3 चीजें आप देखें। अब हम आगे चल के टाइगर के बारे में समझते हैं। आपको एक चीज और देख लेनी है कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसके द्वारा एक बुक बनाई जाती है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम एनिमल को डालते हैं कि वो कितने ज़्यादा मौजूद हैं ग्राउंड के ऊपर। तो जैसे कोई अगर जानवर विलुप्त हो गया है तो उसे हम एक्सटिंक्ट की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। इसके बाद इसमें एक एंडेंजर्ड की कैटेगरी होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी होती है, वल्नरेबल की कैटेगरी होती है। तो जो टाइगर है हमारा वो एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर आएगा IUCN की रेड लिस्ट बुक के अंदर। इसके बाद कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ये फुल फॉर्म है साइट्स की। साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर टाइगर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर को एकदम अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है साइट्स के अंदर भी। आगे हम देख लेते हैं टाइगर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइगर है। तो टाइगर्स आर द लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीशीज एंड आर फाउंड इन अमेजिंगली डाइवर्स हैबिटेट्स। रेन फॉरेस्ट में भी पाई जाती हैं, ग्रासलैंड में भी पाई जाती है, सवाना के अंदर भी पाई जाती है और मैनग्रूव के अंदर भी पाई जाती है। मैनग्रूव का एग्जाम्पल हमारा सुंदरबन, यहाँ पर हमें रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। तो ये यहाँ पर पाए जाती हैं, ये लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीशीज हैं। अब ये अपना जो हैबिटेट होता है वो उनका फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड होता है जहाँ पर पानी मौजूद हो, अच्छी खासी टेरिटरी हो जहाँ प्रे वो पकड़ सकें। लेकिन अब देखने को क्या मिला है कि करीबन 93% जो टाइगर का लैंड था वो खत्म हो गया है ह्यूमन की एक्सपेंडिंग एक्टिविटीज के चलते। 93% जो लैंड था। इसके बाद 2 टाइगर की सब स्पीसीज मानी जाती हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल, जिसे कहते हैं पैंथेरा टिग्रिस, और दूसरा सुंदा, ये कहलाती है पैंथेरा टिग्रिस सोंडाइका। ये 2 सब स्पीसीज हैं टाइगर की।
अब इसके बाद आप देख लें कि टाइगर जो होता है वो एक सॉलिटरी एनिमल है, इसे अलग थलग रहना पसंद है, लेकिन जो कब्स हैं इसके जो बच्चे होते हैं और माँ होती हैं वो हमेशा साथ में आपको घूमती हुई मिलेंगी। और जो इंडिविजुअल टाइगर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े एरिया तक कवर करते हैं और उनकी होम रेंजेस बहुत 100 किलोमीटर तक भी देखने को हमें मिलती हैं। इसके बाद आपको पता है कि ये जो टाइगर है ये करीबन 80 पाउंड जो कि करीबन 40 किलो मीट एक बार में खा सकता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो टाइगर है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मैंने आपको बता दिया रेड लिस्ट बुक से, और करीबन 5574 वाइल्ड टाइगर बचे हुए हैं फॉरेस्ट या सवाना के अंदर। और ये किसका अनुमान है? ग्लोबल टाइगर फोरम का ये अनुमान है। ये एक वैश्विक संस्थान है, टाइगर को बचाने के लिए बनाई गई थी ये। मेजर रीजन्स हम देखते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन, उसके बाद इनका जो जहाँ ये रहते हैं उसका डिस्ट्रक्शन, पोचिंग, ये सब इनका दिक्कत है जिसकी वजह से ये विलुप्त होते जा रहे हैं और एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आकर खड़े हुए हैं। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि भारत में भी टाइगर को कंजर्व करने के लिए स्पेशली प्रोग्राम चला गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर भारत में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भारत में एक टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी का काम था कि टाइगर्स का सेंसस करना, टाइगर को प्रोटेक्ट करना, पोचिंग एक्टिविटीज से बचाना उसे। साथ ही इस टाइगर जो प्रोटेक्टिंग अथॉरिटी बनाई गई थी इसे बहुत सारे रिलीफ्स और फ्रीडम दी गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के अंदर। तो आपको ये चीज़ जाननी है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1973 का वो आपको डिटेल में कवर करना है एकदम। और साथ ही साथ जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है भारत की उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आगे हम चलते हैं। मलयालम सर्वाइवल ड्रामा 2018 इज इंडियाज ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री दिस ईयर। तो ऑस्कर अवार्ड्स होने जा रहे हैं और ये इस बार 96th ऑस्कर अवार्ड होने जा रहा है जिसे हम कहेंगे 96th अकेडमी अवार्ड्स। यहाँ पर किया क्या गया है, भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री बनाया गया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी से एक मलयालम भाषा की पिक्चर को जिसका नाम था एवरीवन इज ए हीरो। ये 2018 में आई थी और इस मूवी को, मलयालम भाषा की ये मूवी है, इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के अंदर ऑफिशियल एंट्री दी गई है भारत द्वारा। अब यहाँ हम देख लें कि मलयालम की और कौन कौन सी जो मूवीज़ हैं वो ऑस्कर के लिए ऐसे ऑफिशियल एंट्री के लिए रिकॉग्नाइज की गई हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो गुरु 1997 में, उसके बाद अदामिंते मकान अबू 2011 में और जलीकट्टू 2019 में। लेकिन इनमें से किसी भी पिक्चर को नॉमिनेट नहीं किया गया था ऑस्कर द्वारा। अब यहाँ से ऑफिशियल एंट्री के लिए इन्हें भेजा गया है भारत द्वारा इस मूवी को एवरीवन इज ए हीरो। अब अगर इसे ऑस्कर नॉमिनेट करेगा तो ये मूवी वहाँ पर चलेगी भी और साथ ही साथ इसे अवार्ड्स भी देखने को मिलेंगे। आगे हम चलते हैं। इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप 20% ऑफ पॉपुलेशन बाय 2050 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट। तो ये एक UNFPA की रिपोर्ट है। UNFPA की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में 2050 तक एल्डरली पॉपुलेशन है वो 20% पूरी जनसंख्या की हो जाएगी। तो ये कहना है इस रिपोर्ट के अंदर। अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है भारत की, जो एल्डरली पॉपुलेशन है मेनली, वो फेमिनाइज्ड होती जा रही है, मतलब विमेन ज़्यादा जिंदा रह रही हैं और मैन के कंपेयर में। जो विमेन का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 60 से 80 के बीच में और आदमी की इससे कम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत के अंदर। अब आप यहाँ इस डाटा के साथ समझ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर देखने को मिलेगा, आप यहाँ चार्ट में मेरे साथ आ जाइए। तो यहाँ हम 1950 की बात करें तो 60 प्लस जो लोग हैं उनकी जो परसेंटेज टर्म में हम देखेंगे तो इनकी परसेंटेज टर्म है करीबन यहाँ 5%। लेकिन 2100 में जब हम जाकर देखेंगे तो ये कितनी बढ़ जाएगी, 36.1%। भारत में जो पॉपुलेशन होगी वो 60 प्लस एज वाले ग्रुप के लोगों की होगी। अब यहाँ तीनों को आप समझ सकते हैं, ये जो 0 से 14 है तो
जब 1950 की बात करेंगे तो 0 से 14 साल की उम्र में, जिसे हम चाइल्ड कहते हैं, तो चाइल्ड कितने हैं? पहले 1950 में 40% चाइल्ड थे भारत के अंदर, लेकिन देखने को मिलेगा कि 2100 में जाकर इनकी संख्या 18% तक ही रह जाएगी। उसके बाद 15 से 59 साल की उम्र की अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या थी भारत के अंदर 1950 में 60%, लेकिन ये भी घटकर करीबन 50% हो जाएगी 2100 में। तो ये बेसिकली कहा गया है कि जो भारत है उसमें एल्डरली पॉपुलेशन जो है, जो कि 60+ के लोग हैं, वो पूरी पॉपुलेशन का 20% हो जाएंगे 2050 तक। आप 3 कैटेगरी समझ चुके हैं। पहली कैटेगरी है 0 से 14 साल तक के लोगों की, दूसरी कैटेगरी है 15 से 59 साल तक के लोगों की, और तीसरी कैटेगरी है 50-60+ लोगों की, माफ़ कीजिएगा 60+। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं, इनमें हमें देखने को मिलेगा कि जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे मान लेते हैं कि 100 पॉपुलेशन है पूरी भारत की, 100 एक एग्जाम्पल से, तो 2050 में हमें देखने को मिलेगा कि ये पॉपुलेशन 100 में से जो 20 होंगे वो 60+ कैटेगरी से हमें देखने को मिलेंगे। आगे हम चलते हैं। इंडियन नेवी टू अनवील स्वावलंबन 2.0 नेक्स्ट वीक वाइस चीफ। तो इंडियन नेवी की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था जिसका नाम था स्वावलंबन। इस प्रोग्राम के अंदर इंडियन नेवी कोशिश कर रही थी वो करीबन 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में मिलकर बनाए, भारत की ही एमएसएमई इंडस्ट्री के साथ ही साथ जो नए स्टार्टअप खुल रहे हैं भारत के अंदर, उनके अंदर, ताकि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है भारत का, वो पूरा किया जा सके। अब ऐसा हो गया है और टारगेट नेवी ने मीट कर लिया है अपना। उसने ऐसी 75 टेक्नोलॉजीज पर काम कर लिया है जो भारत की ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप करके नेवी द्वारा बनाई गई हैं। अब इसी प्रोग्राम को आगे ले जा रही है नेवी और वो स्वावलंबन 2.0 शुरू कर रही है अगले हफ्ते से। तो ये न्यूज़ थी, आप समझ चुके होंगे इसे। आगे हम चलते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सी गुड डिमांड फ्रॉम इंश्योरर्स पेंशन फंड्स इन H2। Q2 की बात है, ये H2 है हमारा Q2। तो गवर्नमेंट एक प्रयास करने जा रही है और इस प्रयास के तहत गवर्नमेंट क्या करने जा रही है तो हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट पहली बार ऐसा करना जा रही है कि वो 50 साल तक के लंबे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी मार्केट के अंदर। 50 साल तक के लंबे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिससे गवर्नमेंट करीबन 6.55 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है हमारे फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड क्वार्टर के अंदर। तो जो हमारा अभी ये क्वार्टर चल रहा है, तो मार्च 2024 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो इन बॉन्ड्स को बेच के करीबन 6.55 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर ले। इन बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो होगा 50 साल और ये पहली बार ऐसे इशू किए जा रहे हैं। अब एक और चीज़ है, गवर्नमेंट एक तरह के और बॉन्ड लाई है जो 30 साल के बॉन्ड होंगे, 30 ईयर ग्रीन डेप्ट सिक्योरिटी जिन्हें कहा जाएगा। अब ये दोनों तरह के बॉन्ड गवर्नमेंट क्यों ला रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला था कि गवर्नमेंट को ट्रिलियंस में पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत के अंदर। तो गवर्नमेंट उसी सब चीज़ को सोचकर जो फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है मार्केट के थ्रू। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट फंड इकट्ठा करना चाह रही है। करेगी क्या गवर्नमेंट? कि गवर्नमेंट बहुत सारे बॉन्ड बनाएगी और ये 50 साल की मैच्योरिटी रखेंगे बॉन्ड जो होंगे, इन्हें इंश्योरर खरीदेगा और 50 साल बाद जो भी इंटरेस्ट के साथ उसे ये वापस मिलेगा अपना जो इसने जमा कराया था गवर्नमेंट के साथ। मीनवाइल इन 50 सालों में गवर्नमेंट इस मनी को यूज़ करेगी, इस पैसे को यूज़ करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट पहली बार ऐसा करने जा रही है और टारगेट आप देख चुके हैं कि 6.55 लाख करोड़ रुपए मार्केट से इकट्ठा करना है गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट का टारगेट है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस पर पा सकें। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।